हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका कल्याणी आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय मितवाल आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगा और एमपीपीएससी की इस श्रृंखला में हम पर्यावरण आगे बढ़ा रहे हैं। और पर्यावरण में आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो हम देख लेते हैं पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसका इंडेक्स समझिएगा, पारितंत्र की सामान्य जानकारी, उसके बाद पारितंत्र का परिचय, पारितंत्र का प्रकार, कंपोनेंट्स, एंड इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी निकेत, संक्रमण क्षेत्र ये क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड्स, ऊर्जा दशांश नियम, जैव आवर्धन क्षमता, प्रजातियां, और कुछ हम देखेंगे पादप आवास क्या होता है और उनका अनुकूलन किस प्रकार से बिठाया जाता है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम जान लेते हैं पारिस्थितिकी, पारितंत्र जो होता है उसको पढ़ने से पहले इकोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। तो देखिएगा, यहां पे दो टर्म्स है, इको और दूसरा है लॉजी। तो इको का मतलब होता है जो पर्यावरण से जुड़ा हो, इको का मतलब होता है जो पर्यावरण से जुड़ा हो, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो जिसके अंतर्गत पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, वो पर्यावरण है। लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि घेरा क्या होता है ना। तो उसको जानने के लिए हम समझते हैं कि ये इंसान है, इसके चारों ओर, अगर इसके चारों ओर हवा पाई जाती है तो हवा भी पर्यावरण का हिस्सा है। इसके आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो पेड़ पौधे भी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण को पढ़ने के लिए ही इकोलॉजी शब्द टर्म्स का यूज किया गया है। तो पर्यावरण को बेसिक तरीके से, सामान्य तरीके से पढ़ने के लिए इकोलॉजी का यूज किया जाता है। तो हम जान लेते हैं इसमें जैविक घटकों का, अजैविक घटक के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ऐसा रिलेशन बैठाया जाता है, एक ऐसे रिलेशन का अध्ययन किया जाता है जिसमें जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए, अगर हम बात करें कि मनुष्य क्या है, सजीव है, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए निर्जीव चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब डिपेंड कैसे है वो, निर्जीव चीजों पे। पानी क्या है, पानी निर्जीव है। ठीक है, ऑक्सीजन, जो आज हमें पता चल रही है ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक प्रकार से O2 भी क्या है, निर्जीव है। ठीक है, O2 क्या है, निर्जीव है। तो हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, निर्जीव तत्वों की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन दोनों के रिलेशन को, इन दोनों के बंधन के जो अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। अगर बात की जाए इकोलॉजी जो है, इसके जनक कौन है, तो हमें ध्यान रखना है इकोलॉजी के जो जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उनकी एक पुस्तक है द इन्वेंशन ऑफ नेचर, प्रकृति की खोज, जिसमें छोटे छोटे जीवों से लगाकर बड़े बड़े पेड़ पौधों तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये इनका फोटो है। ठीक, अगर बात करें आधुनिक पिता कौन है, ईपी ओडम है। आधुनिक जनक किसको माना गया है, ईपी ओडम को माना गया। और बात करें भारतीय पिता कौन है, भारतीय जनक कौन माना गया है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे माना गया, तो हमें ध्यान रखना है रामदेव मिश्रा को, रामदेव मिश्रा। ठीक है, अब देखो बात की जाए, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो कोशिका को माना जाता है। यानी हमारा जो शरीर होता है, हमारा बॉडी जो होता है, वो असंख्य अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो नेचर होता है, हमारी जो प्रकृति है, वो जो है असंख्य पारितंत्रों से मिलकर बना होता है। यानी पारितंत्र जो होता है ना, पारितंत्र इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई है। अगर बात की जाए तो पारितंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है और पारितंत्र बहुत छोटा भी हो सकता है। पानी की एक बूंद, वाटर ड्रॉप भी क्या है, एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें भी अगर 1 घंटे के लिए भी कोई जीवित रहता है, कोई सूक्ष्म जीव, छोटा जीव, तो उसे इकोसिस्टम माना जाता है। और इकोसिस्टम बहुत ब्रॉड भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे महासागर। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई है इकोसिस्टम। हम आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक ही इकोसिस्टम है। अगर बात करें सबसे बड़ी इकाई क्या है,
तो जैवमंडल है। जैवमंडल के अंतर्गत क्या आता है, जैवमंडल में पूरा का पूरा स्थल भाग आ जाएगा, पूरा का पूरा वायु वाला भाग आ जाएगा, पूरा का पूरा जल वाला भाग आ जाएगा। इन तीनों के मिले जुले रूप को क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या है। देखिए, जहां भी सजीवों और निर्जीवों इन दोनों का रिलेशन बताया जाता है, यानी इन दोनों से जो संरचना निर्मित होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र नाम देते हैं। देखिएगा, पारितंत्र सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती है और जितनी भी सजीव वस्तुएं होती है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है और क्या करता है, प्रकृति का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। अगर बात की जाए पारितंत्र शब्द देने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना एजी टॉन्सले थे जिन्होंने पारितंत्र शब्द से पहले शब्द दिया था। ठीक है, ये एक प्रकार का कैसा तंत्र है, एक प्रकार का खुला तंत्र है, यानी एनर्जी आती है या एनर्जी जाती है। अब मान लो किसी जीव को किसी अन्य जीव ने उपभोग कर लिया, तो एनर्जी क्या हुई, एक जीव की तो लॉस हो गई और दूसरे जीव को एनर्जी मिल गई। तो ये क्या है, एक प्रकार का खुला तंत्र है, एनर्जी आती है और एनर्जी जाती है। ठीक है, पारितंत्र में होता क्या है, जैविक अनुक्रमण होता है, इंग्लिश में बोला जाए तो बायोलॉजिकल सक्सेशन। देखिएगा ये क्या होता है, मतलब पारितंत्र आप देखते हो बड़े बड़े जंगल, क्या जंगल वैसे ही जंगल बन गए क्या? सबसे पहले कोई ना कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आए होंगे, उसके बाद जो है छोटे छोटे कुछ अन्य पेड़ पौधे आए होंगे, तो सबसे पहले जो जीव जंतु आता है उसी को नाम देते हैं पायोनियर स्पीसीज। जैसे सबसे पहले वहां पे क्या उगेंगे, शैवाल वगैरह आएंगे, शैवाल के बाद छोटी छोटी झाड़ियां आएगी, झाड़ियों के बाद क्या आएगा, छोटे पौधे आएंगे। ठीक है, छोटे पादप आएंगे और छोटे पादप के बाद वहां पे क्या होगा, बड़े पादप आएंगे और बड़े पादप आएंगे तो फिर क्या होगा, वहां पर एक प्रकार का बायोलॉजिकल सक्सेशन क्रिएट हो गया, यानी वहां जंगल बन जाएगा। यही बायोलॉजिकल सक्सेशन हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि सबसे पहले क्या थे हम, कपी थे। ठीक है, एपीस थे, कपी के बाद हम क्या बने, आदि मानव बने। ठीक है, आदि मानव से फिर धीरे धीरे हमने टूल मेकर बने हम। ठीक है, हथियार निर्माता बने, फिर हमने अग्नि का आविष्कार कर लिया, धीरे धीरे खेती बाड़ी करके रहने लगे, घर बना के रहने लगे, स्थायी खेती करने लगे। उसके बाद हम क्या बन गए, होमो सेपियंस बन गए, आधुनिक मानव बन गए, होमो सेपियंस बन गए, आधुनिक मानव बन गए। यही क्या कहलाता है, यही बायोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में भी किसमें पढ़ा जाता है, इकोसिस्टम के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, पारितंत्र की प्रमुख ऊर्जा का सोर्स क्या है, सौर ऊर्जा। सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है ना, सौर ऊर्जा देता है। और सबसे ज्यादा हमारे अगर पारितंत्र में बात किया जाए तो पारितंत्र में सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, पारितंत्र का विकास जो है एक क्रम के अनुसार होता है। मैंने आपको अभी बताया था, जो बायोलॉजिकल सक्सेशन होता है वही एक क्रम है। अगला देखो, पारितंत्र होता क्या है, पारितंत्र में पूरे के पूरे पादप भी आ जाते हैं, जलवायु भी आ जाती है, इसी में जंतु आ जाते हैं, इसी में मिट्टी आ जाती है। किसी एक में कोई चेंजेस होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो होता क्या है, पूरे के पूरे पारितंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। यानी अगर जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, उनके आवास पर कोई नुकसान हो रहा है, तो पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा। अगर मिट्टी की गुणवत्ता बदल रही है तो क्या होगा, पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर बात की जाए तो पारितंत्र में हम बात करें इकोलॉजी में, ठीक है, पारिस्थितिकी में बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जीवधारी है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जीवधारी, जीवधारी से क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन से क्या बनेगा, स्पेसीज, जाति बन जाएगी, जाति से क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा, और कम्युनिटी से क्या होगा, पारितंत्र बन जाएगा, पारितंत्र बन जाएगा। जैसे पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र होता है, एक स्थलीय पारितंत्र होता है, मरुस्थलीय पारितंत्र जहां पे मरुस्थलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक पारितंत्र जब मिलते हैं तो एक जीवोम या बायोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे टुंड्रा बायोम, ठीक है, टुंड्रा वन जो पाए जाते हैं, टुंड्रा बायोम,
और बायोम से फिर क्या होता है, एक बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो बायोस्फीयर होता क्या है, इकोलॉजी का सबसे बड़ा टर्म्स है, इकोलॉजी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है बायोस्फीयर। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए तो इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो इकोसिस्टम वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से अगर ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के होता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक उसे कहा जाता है जो कि किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है। और कृत्रिम किसे कहा जाता है, जिसे मानव ने खुद बनाया है। मानव निर्मित को क्या कहा जाता है, कृत्रिम कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, जैसे नदियां हो गई, घास के मैदान हो गए, जंगल हो गए, रेगिस्तान हो गए। लेकिन झीलें क्या है, झीलें इंसान भी बनाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो गई झीलें। ठीक है, और कृत्रिम में क्या है, जो हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मछली घर हो गया, उद्यान हो गया, गार्डन। ठीक है, फसलें हो गई, नहरें, बांध, ये सब के सब क्या माने जाते हैं, ये सब के सब कृत्रिम प्रकार माने गए। किसके, पारितंत्र के। अब पारितंत्र मैंने आपको कहा था साइज के आधार पर बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता, मध्यम भी हो सकता, बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता। तो पानी की बूंद सबसे छोटा पारितंत्र है। उसके बाद अगर मध्यम की बात करें तो तालाब मध्यम हो गया, और महासागर क्या हो गया, बड़ा पारितंत्र हो गया, साइज के आधार पर देखा जाए प्रकार। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है इसका, पारितंत्र के घटक। अगर बात करें कंपोनेंट, यानी पारितंत्र किन चीजों से मिलकर बना है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पारितंत्र जो है एक सजीव और दूसरा निर्जीव, इन दोनों घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सजीव जो होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी की टर्म्स में, या फिर देखा जाए कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण की टर्म्स में इसे क्या कहा जाता है, जैविक घटक कहा जाता है। और जो निर्जीव होता है उसको क्या कहा जाता है, अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो पहले हम अजैविक घटक को जान लेते हैं। अजैविक घटक का मतलब होता है जितनी भी निर्जीव चीजें होती है, जितने भी कार्बनिक अकार्बनिक तत्व होते हैं, सबके सब अजैविक घटक का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, अजैविक घटक माने जाते हैं। जैसे हवा हो गई, ठीक है, जितनी भी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, अजैविक घटक है। जैसे N2, ये भी क्या है, अजैविक घटक है। लेकिन इनकी हमें जरूरत पड़ती है, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। ठीक है, वाटर, हम जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो कहने की बात होती है कि जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी होती है, वरना वास्तव में देखा जाए तो जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, और फूड की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इस कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। मिट्टी हो गई, तापमान हो गए, बारिश या सूर्य का प्रकाश, ये भी क्या माने जाते हैं, सब के सब अजैविक घटक माने जाते हैं। देखो अगर बात करें ना, हमारी पृथ्वी भी क्या है, हमारी पृथ्वी भी एक अजैविक घटक है, निर्जीव है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, पृथ्वी तो हमारी माँ है, वो हम देखा जाता है, बोला जाता है। लेकिन अगर बायोलॉजी की टर्म्स में अगर बात की जाए या भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, निर्जीव है। क्या पृथ्वी बढ़ती है क्या साइज में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइज में जो बढ़ता है या जो सांस लेता है या जिसको फूड की आवश्यकता होती है, ये सब क्या माने जाते हैं, वो सब सजीव माने जाते हैं। तो पृथ्वी में ये सारी प्रोसेस होती नहीं है, इसलिए पृथ्वी को क्या माना जाता है, निर्जीव तत्व माना जाता है। उसी प्रकार सूर्य भी क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अजैविक घटक है। और अजैविक घटक और जैविक घटक से मिलकर क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो जैविक घटक समझ लेते हैं कि जैविक घटक क्या होता है। अब देखिएगा, जैविक घटक जो है 3 प्रकार का है, मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार का। पहला है उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर। दूसरा है कंज्यूमर, उपभोक्ता, जो उपभोग करने वाला होता है। और उत्पादक मतलब जो उत्पादन करता है। ठीक है, और डीकंपोजर का मतलब होता है अपघटन करने वाला, किसी चीज को मिट्टी में मिलाने वाला, खत्म करने वाला, वो होता है अपघटक। ठीक है, समझ लेते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है, उत्पादक क्या होता है। सभी प्रकाश संश्लेषी पादप, ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इनके अंदर खुद अपने आप भोजन बन जाता है। हम भी भोजन बनाते हैं, लेकिन हम बाहर से लेते हैं। भोजन के जो तत्व होते हैं वो तो बाहर से लाते हैं ना, उसके बाद कुक करते हैं उसको,
ठीक है। देखो सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी पादप क्या होते हैं, उत्पादक माने जाते हैं। जैसे पूरे के पूरे शैवाल, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब के सब क्या आ जाएंगे, उत्पादक आ जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या माने जाते हैं, स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाने वाले। अब देखिएगा जितने भी उपभोक्ता होते हैं ना वो सब क्या माने जाते हैं, हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स क्या है, हेटेरोट्रोप्स मतलब ये होता है परपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने फूड के लिए, वो क्या माने जाते हैं, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता भी तीन प्रकार के हैं। ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी पेड़ पौधों से, यानी जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करें उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता माना जाएगा। समझिएगा, जो शाकाहारी तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता माना जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं गाय क्या है, शाकाहारी है, यानी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती, घास फूस से अपना भोजन प्राप्त करती। हाथी क्या है, हाथी भी शाकाहारी चीजों को ही खाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए टिड्डा, टिड्डा क्या है, वो भी शाकाहारी जीव। बकरी क्या है, बकरी भी शाकाहारी। तो इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्लियर है। अगर बात की जाए सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता में उसे रखा जाता है जो शाकाहारी चीजों को और मांसाहारी चीजों को दोनों का सेवन कर लेता है। तो जो शाकाहारी यानी उत्पादक को भी खा सकता है और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी सर्वाहारी होता है उसे क्या कहा जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। अगर बात की जाए मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, यानी मांस भी खा सकता है और शाकाहार का सेवन भी कर सकता है। कोई कहेगा कि नहीं सर हम तो मांस नहीं खाते, लेकिन अगर हम दही का भी सेवन करते हैं तो भी हम मांसाहारी माने जाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर बात की जाए एक प्लेट, अगर दही की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं एक प्लेट दही में। ठीक है, तो ऐसा बोलने पे दही मत छोड़ देना। ठीक, तो उसे क्या माना जाएगा, सर्वाहारी माना जाएगा। जो दही का सेवन करता उसे भी, यानी द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, और कौन होगा, सांप। सांप दूध भी पी लेता है और मांसाहारी चीजों को भी खाता है, जैसे मेंढक वगैरह का सेवन भी करता है वो। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, कुत्ता भी क्या माना जाएगा, बिल्ली क्या माना जाएगा, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता। छिपकली क्या माना जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता माना जाएगा। क्लियर है। अगर बात की जाए टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाएगा, हमेशा मांसाहारी होगा। 56 भोग लगा दोगे तो भी कभी भी शाकाहारी चीजों का सेवन नहीं करेगा। ये केवल और केवल क्या होता है, मांसाहारी होता है। तो इनमें ताकत के आधार पर जो बलशाली होते हैं उन जीवों को तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। ये हमेशा कॉर्निवोरियस होता है। कॉर्निवोरियस यानी नित्य मांसाहारी, शाकाहार का सेवन कभी नहीं करता। जैसे शेर हो गया, है ना, बाज हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब के सब क्या माने जाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। ये ताकत के आधार पर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, दिमाग के आधार पर तो हम ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात की जाए तो अगला क्या है, अगला देखते हैं डीकंपोजर यानी अपघटक की बात की जाए, है ना। तो अपघटक का मतलब ये होता है ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनके मर जाने के बाद उनका अपघटन करते हैं। यानी उपभोक्ता जब मर जाएगा, यानी उत्पादक जब मर जाएगा तो ये वेट करता है कब मरे तब हम खाएं। ठीक है, तो जब मर जाता है तब उपभोक्ता का सेवन करता है, तब उत्पादक का सेवन करता है। इन्हें सफाई कर्मचारी कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, मरने के बाद जीव जंतुओं को उनको नष्ट करते हैं। अगर मरने के बाद जीव जंतुओं को नष्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होने लगेगी। ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी यानी मरने के बाद जीवों को खाते हैं। और क्या माने जाते हैं, परपोषी, क्योंकि दूसरे जीवों पर निर्भर है, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, अपना भोजन केवल उत्पादक ही बना पाते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये क्या है, प्रोड्यूसर है पेड़ पौधे वाले, ये क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों समझ में आ जाएगा। जैसे आपको समझ में आएगा गाय क्या है, प्राथमिक हो गया। और अगर बात की जाए यहाँ पे मोर क्या है, द्वितीयक हो गया, मनुष्य द्वितीयक हो गया।
और भेड़िया जो है तृतीयक हो गया और बाघ भी तृतीयक हो गया। अगर मच्छर की बात की जाए तो मच्छर क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता माना जाता है, क्योंकि खून भी चूसता है मच्छर तो। हाँ, लेकिन हाँ, मादा मच्छर ही खून चूसता है जब वो प्रेग्नेंट रहता है, तो अपने बच्चे को भोजन देने के लिए वो उसको ब्लड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर डीकम्पोजर की बात की जाए तो ये डीकम्पोजर है, कवक हो गया। ठीक है, और जितने भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं ये हो गया, और खटमल वगैरह हो गया, ठीक, केकड़ा, अर्थवॉर्म्स, ये सब के सब क्या होते हैं, डीकम्पोजर माने जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगर बात की जाए इंसेक्टिवोरियस, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए, इन्हें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में ये उगते हैं, वहां पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कीटों का भक्षण करते हैं, या फिर कहा जाए कि चूहे का भक्षण करते हैं, टिड्डे का भक्षण करते हैं, छोटे मच्छरों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या माने जाते हैं, उत्पादक के साथ साथ ये द्वितीयक उपभोक्ता भी माने जाते हैं। उत्पादक मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तो खुद बना लेते हैं, लेकिन इन्हें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए ये मांसाहारी भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कीटों का भक्षण करते हैं, तो पौधे भी मांसाहारी होते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो मांसाहारी माने जाते हैं। एक तो पिचर प्लांट, घटपर्णी होता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये घटपर्णी पौधा है। घटपर्णी होता है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, ड्रोसेरा, डायोनिया। होता है क्या है, जैसे ये घटपर्णी है, ये इस पौधे की पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है, जब यहां पर कोई कीट आके बैठता है, कोई मच्छर वगैरह आके यहां पे बैठता है, तो क्या होता है, यहां पे एक विशेष प्रकार का एक रस स्त्रावित करता है। ये रस जब स्त्रावित करता है तो कीट इस पर आकर्षित हो जाता है, और उसके आकर्षण के कारण ये क्या हो जाता है, इसके अंदर गिर जाता है। जब इसके अंदर गिर जाता है तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड में डूब के वो मर जाता है, और उसमें से फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, उस जीव को बाहर कर दिया जाता है। जब वो मर जाता है, उससे नाइट्रोजन लेने के बाद उस जीव को बाहर छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा इकोलॉजिकल निश क्या होता है, या पारिस्थितिकी निकेत किसे कहते हैं। ये ग्रिनेल्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने शब्द दिया। इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो हैबिटेट होता है ना, आवास, और निश यानी निकेत, ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, यानी किसी जीव का कार्य की पता क्या कहलाता है, फंक्शनल एड्रेस क्या कहलाता है, उसी को हम पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं, किसी जीव का कार्य की पता। अब समझिएगा आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लो हम हैं, हमारा घर जो रहने का स्थान है, क्लियर है, तो हमारा वो क्या हो गया, हमारा आवास हो गया, हमारा हैबिटेट हो गया। लेकिन हमारा निश क्या होगा, हमारा निकेत क्या होगा, जब हम हमारे घर को चलाने के लिए जहां से पूंजी लाते हैं, यानी हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय, जहां से हमें पैसा मिलता है, वो क्या हो जाएगा, उसी को हम कार्य की पता यानी फंक्शनल एड्रेस या निकेत कहेंगे। ठीक है, तो वही उसी प्रकार दो अलग अलग प्रकार के जीवों का एक ही निकेत नहीं हो सकता। क्या मुझे आप बताइए, बाघ है और साथ में बकरी वगैरह हो गई, या फिर हम बात करें भेड़िया है, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। क्या अगर बात करें भालू और भेड़िया एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन उनका आवास जो है एक ही है, जंगल। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा आवास और निकेत में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये बताने के लिए ग्रिनेल्स ने ये समझाया था। ठीक है, जैसे चिड़िया है, चिड़िया का है जंगल ही, पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसका अगर मेनली देखा जाए तो उसको जहां से फूड मिलता है, जहां से वो धन इकट्ठा करती है, जहां से अपना पेट पूजा करती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम निकेत नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं हम संक्रमण क्षेत्र इकोटोन क्या होता है। क्लियर है? इकोटोन को हम बेसिक से लैंग्वेज में समझते हैं। एक जंगल है और दूसरा जंगल है, जब इन दोनों जंगलों का कोई ना कोई तो एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जहां दोनों जंगल एक दूसरे से मिलेंगे, और जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उस मिलन स्थान को जो वो क्षेत्र होता है, उसी को हम इकोटोन नाम देते हैं।
उसी क्षेत्र विशेष को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। अब मुझे बताइए, जो इकोटोन वाला जो एरिया होगा वहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। जब वहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु वनस्पति पाई जाएगी तो वहां पे क्या होगा, जैव विविधता ज्यादा होगी। तो जहां जीव जंतु वनस्पति ज्यादा होते हैं उसको वहां की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण क्षेत्र में जैव विविधता कैसी होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है। तो हम बोल सकते हैं एक इकोसिस्टम, मान लो हमने एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो, एक इकोसिस्टम ये है लैंड इकोसिस्टम यानी जलीय पारितंत्र, और दूसरा है लैंड स्थल पारितंत्र, और दूसरा है एक्वाटिक यानी जलीय पारितंत्र। इन दोनों की बात करें हम तो यहां पे हम समझते हैं जैसे ये स्थल वाला भाग है, ये पूरा का पूरा स्थल वाला भाग है, और ये जल वाला भाग है। क्लियर है? लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे जल और स्थल दोनों का मिलन स्थल होगा। तो इन दोनों के मिलन स्थल को क्या कहा जाएगा, उसी को हम इकोटोन नाम देते हैं। यहाँ पे जो जीव जंतु और वनस्पति जो होती है ना, वो स्थल वाले भाग से और जल वाले भाग से ज्यादा पाई जाएगी। इसी को हम संक्रमण क्षेत्र नाम देते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगर बात की जाए फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है, तो फूड चेन को समझिएगा, खाद्य श्रृंखला को किसे कहा जाता है। देखो, कोई भी जीव जंतु जिंदा रहने के लिए भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए भोजन प्राप्त करता है, तो उसी जहां पर रहकर, जिस स्थान पर रहकर वो भोजन प्राप्त करता है, उस स्थान को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। और ट्रॉफिक लेवल जब बढ़ता है, जब ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं घास को खाने वाला कौन हो गया, घास को खाने वाला टिड्डा हो गया, टिड्डे को खाने वाला कौन हो गया, चूहा हो गया, चूहे को खाने वाला कौन हो गया, उल्लू हो गया। तो इसी को हम नाम देते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। ठीक, यानी खाद्य श्रृंखला को आसान भाषा में समझा जाए तो ये है कि जिस स्थान पर रहकर कोई भी जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं और उस जीवधारी को कोई दूसरा जीवधारी खाता है और अपनी एनर्जी को प्राप्त करता है, उसी को हम खाद्य श्रृंखला नाम देते हैं। ठीक है, देखो अब समझो, यहाँ पे यानी जिस स्थान पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं उस स्थान विशेष को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। जैसे प्लांट्स का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, T1। ठीक है, अगर टिड्डे की बात करें तो इसका क्या होगा, T2। बर्ड्स, पक्षी का क्या होगा, T3। ठीक है, स्नेक का क्या होगा, T4। उल्लू का क्या होगा, T5। जो सबसे लास्ट में होता है उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, उच्च उपभोक्ता। यानी ये क्या है, सबको खा सकता है ये। ठीक है, ये इसको भी खा सकता है सिवाय उत्पादक को छोड़कर, ये इसको भी खा सकता है, सबको खा सकता है, उच्च उपभोक्ता माना जाता है। ठीक है, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां पे क्या है, उत्पादक आ गया, यानी कोई भी खाद्य श्रृंखला उत्पादक के बिना शुरू नहीं हो सकती है। तो सबसे शुरुआत में क्या है, उत्पादक ने अपनी एनर्जी कहां से ली, सूरज से ली, यानी सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन तो खुद बना लिया, किसने, घास ने। अब घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, ब्लू बर्ड्स ने खाया, ब्लू बर्ड्स को किसने खाया, स्नेक ने, सांप ने खाया, और सांप को किसने खाया, उल्लू ने खाया। ठीक है, तो उल्लू क्या हो गया, सबसे उच्च उपभोक्ता हो गया। तो हम बोल सकते हैं उत्पादक, यहां पे उत्पादक आ गए और ये क्या है, कंज्यूमर आ गए। ठीक है, ये भी क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। अब अपघटक कहाँ रखे जाते हैं, अब देखो हमने बताया था आपको, अपघटक जो होते हैं मरने के बाद जीव जंतुओं का सेवन करते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला में अलग से दर्शा कर रखा जाता है। इन्हें क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला में अलग से दर्शा कर रखा जाता है। ये मरने के बाद सभी को खा सकते हैं, ये मरने के बाद प्रोड्यूसर को भी खा सकते हैं, ये मरने के बाद किसको खा सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को, टर्सरी को भी, और किसको, एपेक्स प्रेडिक्टर जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे लास्ट में जो बैठा होता है उच्च उपभोक्ता, उसको भी खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं, फूड वेव क्या होता है। फूड वेव का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है तो एक क्या बन जाता है, फूड वेव बन जाता है। यानी कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है,
ये स्पष्ट हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जीव जंतु इसमें आ जाते हैं जो अपने भोजन की पूर्ति के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करती है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीवधारी रहते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, खाद्य श्रृंखला में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पे घास को खाने वाले टिड्डे हो गए, और टिड्डे को किसने खाया, छिपकली ने खाया। छिपकली को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। सांप को बाज ने खा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंढक को भी खा लिया, और यहाँ पे चूहे को भी खा लेगा। यानी बाज सबको खा सकता है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जीवधारी एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाएगा, इसी को हम फूड वेब यानी इसी को हम खाद्य जाल नाम देते हैं। यानी जीवधारी क्या करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी को लगती है, यानी ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, उसी को हम नाम देते हैं खाद्य जाल। ठीक है, अब बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड को समझते हैं। अगर बात की जाए, जब हम जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं उसको अगर डायग्राम में दर्शाते हैं, जब पारिस्थितिक तंत्र को हम डायग्राम में दर्शा देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं पिरामिड्स। तो पिरामिड्स शब्द किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, 1927 में दिया था। 1927 में किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने, इसीलिए इसके एल्टेनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। अब हमें ध्यान रखना, ऊर्जा का पिरामिड्स हमेशा सीधा होता है, यानी ऊर्जा आगे की ओर जाती है या हमेशा सीधी जाती है ऊर्जा। यानी ऊर्जा का पिरामिड सीधा कैसे होता है, यानी सबसे नीचे आधार पर वो होगा जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। क्लियर है, तो आधार पर कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, आधार पर कौन होगा, पेड़ पौधे होंगे। उसके बाद क्या होगा, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से कम कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से कम होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे होगा, और जिसके पास एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा। इसके पास एनर्जी कम है तभी तो ये दूसरों पे डिपेंड है, इसके पास एनर्जी खुद बना लेता है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको नीचे की ओर रखा जाता है। इतना आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर बात की जाए समुद्र का ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधों की मात्रा कम होती है और अन्य छोटे जीव जंतु की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए अगला समझते हैं। देखो, अगर बात की जाए 10% एनर्जी लो, ऊर्जा का दशांश नियम। तो ऊर्जा का दशांश नियम क्या है, ऊर्जा का जो दशांश नियम था ये एक लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी होती है जब आगे जाती है तो हम केवल 10% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं। यानी हम कुछ खाते हैं, मान लो हमने क्या खाया, हमने जो है फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स का हमने 100% लिया, लेकिन 100% में से केवल हमें 10% ही मिलेगा। ठीक है, तो यही इसी को समझाने के लिए लिंडेमान ने क्या दिया था, ऊर्जा का दशांश नियम दिया था। ठीक है, तो देखो यहां से सोलर एनर्जी 100% मिली, लेकिन 90% मुक्त हो गए, वो 10% आगे गई, कहां तक, उत्पादक तक गई, प्रोड्यूसर तक गई। ठीक है, और प्रोड्यूसर, मान लो प्रोड्यूसर उत्पादक के पास 1000 किलो कैलोरी है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितना मिलेगा, इसका 10% यानी 100 किलो कैलोरी। द्वितीयक उपभोक्ता को 100 किलो कैलोरी का 10% यानी 10 किलो कैलोरी, और 10 किलो कैलोरी का 10% तृतीयक उपभोक्ता को यानी 1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। यानी ऊर्जा आगे जाती है तो ऊर्जा घटती है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, यानी यहां से जब चली तो यहां तक पहुंचने में अगर इसके पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी तो इसको 1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। क्लियर है, इसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का दशांश नियम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, जब खाद्य श्रृंखला बढ़ती है तो उसमें जैव अनअपघटनीय पदार्थों का बढ़ते चले जाना, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं जो खत्म नहीं होते,
जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो कि क्या होते हैं, खत्म नहीं होते, उनका बढ़ते चले जाना। क्या होते हैं, कौन कौन से, तो हम बोल सकते हैं जितने भी कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक खत्म नहीं होते, ठीक है। जितनी भी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक खत्म नहीं होती, केवल रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक खत्म नहीं होते, कीटनाशक खत्म नहीं होते, और रेडियोधर्मी पदार्थ भी खत्म नहीं होते। रेडियोधर्मी पदार्थ ये सब क्या होते हैं, ये जैव अनअपघटनीय पदार्थ माने जाते हैं, यानी बायो नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ माने जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। जैसे ही फूड चेन में क्या होता है, पदार्थ का बढ़ते चले जाना है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है तो ये क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यानी अगर बात की जाए शैवाल में डीडीटी, अगर शैवाल हमने क्या किया, डीडीटी का छिड़काव किया, तो शैवाल को तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा, बाज को पड़ेगा। क्यों, क्योंकि शैवाल का सेवन किया टिड्डे ने, टिड्डे का सेवन सांप ने, सांप का सेवन किसने किया, बाज ने किया। तो सबसे अधिक डीडीटी किसके अंदर जाएगा, बाज के अंदर। यानी हम बोल सकते हैं जैव अनअपघटनीय पदार्थ क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। यहां पे आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां हैं, बहुत छोटी छोटी कीट मछलियां हैं, उनका सेवन किसने किया, एक मध्यम मछली ने किया, और मध्यम मछली का सेवन किसने किया, एक बड़ी शार्क या फिर व्हेल मछली ने किया, और इस बड़ी मछली को किसने, इंसान ने खा लिया। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे मात्रा क्या थी, यहाँ पे केमिकल की या पॉल्यूटेंट चीजें थी, तो केमिकल का सेवन किया था इन छोटी छोटी मछलियों ने, केमिकल गया इनके अंदर। जब इनके अंदर केमिकल गया तो ये तो कम प्रभावित हुई, लेकिन इंसान जो है, जो सबसे लास्ट में होता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यानी क्या होता है, जो जहरीली चीजें होती, जो खत्म नहीं होती, उन चीजों का जब ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है तो ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एक वर्गमान का नियम इकोलॉजी में पढ़ा जाता है, और एक एलर का नियम, ठीक है। इन दोनों को समझते हैं। एक थे वर्गमान और एक एलर थे। वर्गमान ने ये कहा कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो ध्रुवीय इलाके होते हैं, वहां के जो जीव जंतु हैं उनका सरफेस एरिया, यानी कि पेट वगैरह बात की जाए, पेट वाला भाग जो है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, जैसे ये ध्रुवीय भालू, इसका सरफेस एरिया तो ज्यादा है, ठीक है। तो ये किसने कहा, वर्गमान ने कहा ऐसा होता है, ठीक। एलर ने कहा कि ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु होते हैं उनके उपांग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। उपांग का मतलब होता है जैसे कान हो गया, नाक हो गया, आंखें हो गए, पंजे हो गए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे ये पंजे हो गए, है ना, नाक हो गए, आंख हो गए, कान हो गए, ठीक है, ये छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो उससे क्या होता है, तापमान की हानि बहुत कम होती है, यानी ऊर्जा का लॉस कम होता है। आपने देखा होगा ठंड के समय में हम क्या करते हैं, नाक कान वगैरह को ढकने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से अलग से कपड़ा वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। वही क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम वो कपड़ा जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, जो कंबल होता है वो क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, जो तापमान को बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए क्या है, इनके उपांग छोटे होते हैं। उपांग छोटे होंगे तो तापमान की हानि कम होगी, और ठंडे प्रदेश में अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवीय सील मछली पर किस प्रकार की परत पाई जाती है। तो ध्रुवीय सील मछली है, ध्रुवीय प्रदेश में एक मछली पाई जाती है, विशेष प्रकार की सील मछली। इस पर एक ब्लबर की त्वचा पाई जाती है, एक मोटी वसा की परत पाई जाती है, जो इसको ठंड से बचाती है, यानी इंसुलेटर का काम करती है, ऊष्मा को रोके रखने का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लबर की परत है इसके ऊपर, ध्रुवीय सील मछली के ऊपर। अगला देखते हैं, देखो अब क्या है, पारितंत्र में कुछ अलग से स्पेसीज के बारे में पढ़ा जाता है। कुछ अन्य ऐसी प्रजातियां होती है जिनके कुछ बदलाव के कारण हमारे पारितंत्र, हमारे इकोसिस्टम पर कुछ प्रभाव पड़ता है, हमारे नेचर यानी प्रकृति पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम समझ लेते हैं, पहली तो है की स्टोन स्पेसीज। जब की स्टोन स्पेसीज उसे कहा जाता है कि ऐसी प्रजातियां जिनका पारितंत्र पर प्रभाव
उनके द्वारा किए गए विशेष कार्य के कारण पड़ता है। अब ये जहां पर पाया जाता है, ये स्टार नुमा आपको दिख रहा होगा, विशेष प्रकार की प्रजातियां, इसको बोला जाता है पाइसेस्टस ओकेरेसियस। पाइसेस्टस ओकेरेसियस ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट पर पाई जाती है। ये जहां पर पाई जाती है वो उन अन्य जीवों के लिए भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाने का काम करती है। जब ये नहीं होती तो अन्य जीवों को फिर क्या होता है, भोजन नहीं मिल पाता। इसीलिए क्या है, एक प्रकार से ये इकोसिस्टम को बरकरार रखती है। इसीलिए इसको की स्टोन कहा जाता है, की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। जैसे सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं, जो अन्य जीवों को खाने का काम करते हैं, जो मर जाते हैं उसके बाद जीवों को खाते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव भी एक प्रकार से की स्टोन स्पेसीज के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए अगला समझते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होता है, अम्ब्रेला स्पेसीज क्या होता है। कुछ ऐसे जीव जंतु है जिनको बहुत ज्यादा बचाने का प्रयास किया जाता है। कुछ जीव जंतु है जिनकी हत्या पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे चूहा मार सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कोआ मार सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं। चींटी वगैरह मर गई, कोई प्रतिबंध नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपने कल चींटी मार दिया और कल आपको 7 साल की जेल हो गई। ठीक है, होता है क्या ऐसा? कहीं नहीं होता ऐसा। सांप मारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और जिनकी हत्या पर हमें कड़ा दंड मिलता है, एक प्रकार से, और जेल का भी प्रावधान है 7 से 8 साल की। देखो एशियाई शेर है, इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा। बाघ, तेंदुआ, हिरण, जंगली सुअर, भेड़िया, खरगोश, बहुत सारे अन्य जंतु भी हैं जिनको बचाने का प्रयास किया जाता है। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, उन्हीं को अम्ब्रेला स्पेसीज नाम देते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सब अम्ब्रेला स्पेसीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बब्बर शेर, एशियाई शेर, ठीक है, तेंदुआ, ये सब अम्ब्रेला स्पेसीज है। ठीक है, अगला समझते हैं फाउंडेशन स्पेसीज, इंडिकेटर स्पेसीज, संकेतक प्रजातियां क्या होती है, इसको समझिएगा। ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन हेतु अत्यधिक संवेदनशील होती है। जैसे ही पर्यावरण में कोई बदलाव आता है, कोई भी चेंजेस आता है, तो ये तुरंत नष्ट होने लगती है। ठीक है, पर्यावरण में यानी हम बोल सकते हैं प्रदूषण लेवल बढ़ता है या कुछ भी चेंजेस आया, तब क्या हो जाती है, खत्म होने की कगार पर आ जाती है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं पानी के अंदर जो मछली होती है, जब प्रदूषण लेवल बढ़ता है, ठीक है, यूट्रिफिकेशन जो बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, सुपोषण जब बढ़ जाता है, इसके अंदर पोषक पदार्थ बढ़ जाते हैं। पोषक पदार्थ पानी में जरूरी नहीं होते, पोषक पदार्थ नहीं होना चाहिए, पानी में मिनरल्स होना चाहिए। पोषक पदार्थ हमारे खाद्य चीजों में होना चाहिए, जैसे हमारे फूड में होना चाहिए, हमारे भोजन में होना चाहिए। पानी में पोषक पदार्थों की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि पानी जो होता है, शुद्ध पानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना तो उसका पीएच मान अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ठीक है, उसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं होता है। ठीक, तो अगर बात की जाए उसमें, अगर सुपोषण बढ़ता है यानी प्रदूषण लेवल बढ़ता है या पोषक पदार्थ बढ़ जाते हैं यानी खनिज तत्व वगैरह बढ़ जाते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो मछलियां क्या होती है, धीरे धीरे मरने लगती है। ठीक है, इसीलिए मछलियों को क्या माना जाता है, जलीय तंत्र में एक प्रकार से संकेतक प्रजाति माना जाता है। अब आपने देखा होगा लाइकेन, ये पेड़ों के ऊपर लगे होते हैं, कहीं आपको दीवारों पे दिखाई दे जाएंगे। जो लाइकेन होते हैं जहां बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो बहुत ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, वहां पे क्या होता है, लाइकेन पाए ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि लाइकेन उस स्थान पर नहीं उगते जहां पर प्रदूषण लेवल, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो लाइकेन भी क्या हो गया, एक प्रकार का संकेतक प्रजाति हो गई। चलिए अगला समझते हैं, फाउंडेशन प्रजाति, फाउंडेशन स्पेसीज क्या होता है। देखो फाउंडेशन स्पेसीज को समझते हैं, ऐसी प्रजातियां जो जीवों और पौधों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। देखो ऐसी प्रजातियां जो जीवों के और पौधों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, जैसे कोरल हो गया। कोरल क्या है, ये जीवों के और पेड़ पौधों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। अब अगर बात की जाए कोरल क्या है, कोरल रीफ का निर्माण करती है। ये एक सिलेंट्रेडा फैमिली का एक जीव है कोरल। ठीक है, कोरल क्या है, सिलेंट्रेडा फैमिली का एक जीव है, जिसको हम हिंदी में मूंगा बोलते हैं। हिंदी में एको नाम है इसका मूंगा, सिलेंट्रेडा फैमिली से है ये क्या होता है, ये जब इसका समय काल नष्ट हो जाता तो क्या होता है, ये उसी स्थान पर
एक चट्टान के फॉर्म में आ जाता है, फिर दूसरा सिलेंट्रेटा जब मरता है, दूसरा मूंगा उसके ऊपर ढल जाता है, फिर तीसरा मरता है तो उसके ऊपर आ जाता है। तो समुद्र में इसकी अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ा पाया गया है, कोरल की सबसे बड़ी रीफ कहाँ पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया में पाई गई, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि लगभग ऐसा माना गया है 2500 किलोमीटर लंबी फैली है। 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर लंबी फैली। बताइए कितने सारे जीव जंतुओं को और वनस्पति को समुद्र के अंदर संरक्षण मिला होगा। ठीक है, तो इसी को हम नाम देते हैं फाउंडेशन प्रजाति, जो अन्य प्रजातियों को शरण देती है रहने के लिए। चलिए अगला समझते हैं कि पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण क्या होता है। कुछ एक ऐसा पौधों का अनुकलन क्षेत्र होता है, जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान पर रह पाते हैं पेड़ पौधे। यानी आपने देखा होगा मरुस्थली क्षेत्रों में केवल मरुस्थली पेड़ पौधे ही उग पाते हैं, वहां पे अन्य पौधे नहीं उगते। तो उनकी कुछ विशेषता होती है, अपने आप को ढाल लेते हैं वैसे क्षेत्र में, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पादप अनुकूलन। पौधों का अपने वातावरण के अनुसार ढल जाना पादप अनुकूलन कहलाता है। अगर नहीं ढल पाते तो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ज़ेरोफाइट या मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप उसे कहा जाता है जितने भी मरुस्थली क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, रेतीले वाले क्षेत्र होते हैं, वो मरुस्थली क्षेत्र होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? मरुद्भिद पादप लगते हैं। ठीक है, इनमें रंध्र रात में खुलते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, इनकी पत्तियां क्या होती है? कांटों में परिवर्तित होती है, क्योंकि पत्तियों से होता क्या है, ये जो पत्तियां हैं इनसे 99% वाष्पोत्सर्जन होता है, वेपोराइजेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है? 99%। जब 99% वाष्पोत्सर्जन हो जाता है यानी पानी उड़ जाता है, इसीलिए क्या हो जाती है, इनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस ना हो पाए। ठीक है, तो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। और तना कैसा होता है? आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार से मांसल होता है इसका तना। तना क्या होता है? मांसल होता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं नागफनी कैक्टस, जिसको बोला जाता है, आपने देखा होगा। दिगवार एक प्रकार का प्लांट है, ये दिगवार। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मरुद्भिद पादप बोलते हैं, जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरा समझते हैं जलोद्भिद। जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स और हाइड्रो का मतलब होता है जल। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो जल के अंदर उगते हैं या जल में उगने वाले पौधे, तो सभी जलीय पादप इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला हम एग्जांपल समझते हैं जलकुंभी। इसको आइकोनिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आइकोनिया भी कहा जाता है। ये जल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। जल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। देखो क्या हुआ था, बंगाल का आतंकी भी कहा जाता है इसको, जल तंत्र का, और बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसको। जल तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है किसको? आइकोनिया को, यानी जलकुंभी को। क्यों कहा जाता है? देखो अगर बात की जाए ना, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत सारे आइकोनिया या जलकुंभी जो है ये दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो वहां के जितने भी छोटे छोटे तालाब होते हैं, उन तालाबों पे क्या किया गया, इस जलकुंभी को लगा दिया। अब ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता है, तो क्या हो गया, उस पानी को सुखा दिया, और उस पानी को सुखा के किस में कन्वर्ट कर दिया? एक कीचड़ में, मड में कन्वर्ट कर दिया। जिससे क्या हो रहा है, वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और बंगाल ने कहाँ से लाके लगाया था? ये लगाया था बांग्लादेश से। ठीक है, अगला बात की जाए वाटर लिली भी क्या है? जलोद्भिद। सिंघाड़ा, वुल्फिया। वुल्फिया एक प्रकार का सबसे छोटे फूल आते हैं इसमें, बहुत ज्यादा छोटे। अगर एक उंगली पे लिए जाए तो कम से कम 50 से 60 फूल आ जाएंगे आपके। ठीक है, वुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका भी इसी की होती है। लेकिन प्लांट कोशिका की बात की जाए, पादप कोशिका सबसे छोटी होती है इसकी, सबसे बड़ी होती है प्लांट कोशिका, वो कोलेरपो टेक्सीफ्यूलिया सेवाल की होती है। यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका वाला पौधा भी क्या हो गया? वुल्फिया। कमल आता है इसमें रेननकुलस आ जाएगा, हाइड्रिला आ जाएगा, और विक्टोरिया रीजिया। विक्टोरिया रीजिया क्या है? सबसे बड़ी पत्ती वाला पादप है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बड़ी पत्ती होती है। एक महिला बैठी हुई है, उसके साथ उसके बच्चे को भी लेके बैठी हुई है, यानी पत्ती के ऊपर ही बैठे हुए हैं दोनों। ठीक है, तो इतनी बड़ी पत्ती होती है। तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रीजिया।
ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब जलोद्भिद पादप हैं। अगला समझते हैं समोद्भिद मध्योद्भिद। मतलब जितने भी स्थलीय पादप होते हैं जो समभूमि में पाए जाते हैं, ठीक है, न ज्यादा गर्मी हो जहाँ पे, न ज्यादा बारिश हो, एकदम समभूमि होगी वहां पे पाए जाएंगे, जैसे आम, नीम, जामुन, मक्का, गेहूं, चना, ठीक है, जो हम सामान्यतः उगाते हैं। सेलोद्भिद यानी कि लिथोफाइट्स, जितने भी चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं ना, ये चट्टानों पे उग जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चट्टानों के ऊपर उग जाते हैं। ये आपको चट्टान दिख रही होगी, इस चट्टान पे उगे हुए पौधे हैं, जैसे आर्चिड, फर्न हो गए, फर्न और कुछ सेवल। फर्न आपने देखा होगा, फर्न जो होते हैं ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बड़े बड़े जितने भी शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं वहां पे फर्न वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चट्टानों पे उगने वाले पौधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेलोद्भिद पादप कहा जाता है। अगला समझते हैं चेस्मोद्भिद। चेस्मोद्भिद क्या है? सभी चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधे। चट्टानों की दरारें जो होती है ना, उन दरारों में भी उग जाते हैं कुछ पौधे, उन्हें क्या कहा जाता है? चेस्मोद्भिद, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एकोरेंथस आप देख सकते हो, ठीक है। अगला समझते हैं निम्न तापोद्भिद। निम्न तापोद्भिद क्या होते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है, यानी बर्फीले इलाके, हम बोल सकते हैं ध्रुवीय इलाकों में, वहां पे क्या होते हैं? निम्न तापोद्भिद पौधे उगते हैं, ठीक है। जैसे क्लीमेडीमोनास, मोसेस, ठीक है। मोसेस आपको दिख रहा होगा, ये ब्रायोफाइटा फाइलम का एक पौधा है मोसेस, ठीक है, जो ठंडे इलाकों में उगता है केवल। यहाँ पे एक पौधा ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, निम्न तापोद्भिद है। अगला देखते हैं लवणोद्भिद। ऐसे पौधे जो समुद्री इलाके होते हैं, जो खारे पानी वाले इलाके होते हैं, तटीय भूमि होती है जो समुद्र की, वहां पर उगते हैं, यानी लवणी पादप होते हैं ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सोनेरेशिया, एबिसिनिया, ये सब क्या है? ये लवणीय पादप माने जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है और आपके लिए आज का मोती लेके आए हैं, जिसमें 2 फल एक ही तने से जुड़े, एक ही शाखा से जुड़े और एक ही पेड़ पर लगे हुए हैं। फर्क ईश्वर ने दोनों के लिए अलग समय चुना है, ठीक है। आपका समय आएगा, हिम्मत ना हारें, लगातार प्रयास करें, बिना रुके, बिना शिकवा शिकायत के। बस यही नियम है सफलता का। यानी हमारा भी समय आएगा, हमारा जो टाइम निर्धारित समय है उसमें हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक में जो हमारा पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।